नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बजट ब्रह्मास्त्र। मध्य प्रदेश में बजट आ चुका है और मध्य प्रदेश के बजट को पेश करते समय सरकार ने अपना विजन साफ तौर पर रख दिया। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। हम सफल होंगे क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में इन पंक्तियों के द्वारा अपनी सरकार का विजन और अपनी इच्छा को सामने रख दिया। कोरोना काल हो या कोई और दिक्कत, शिवराज सरकार हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगी, ये इस लक्ष्य को दर्शाता है। 2,41,375 करोड़ रुपए के इस बजट में नई घोषणाओं के साथ साथ कई सारे ऐसे पॉइंट्स रहे जिनको समझना जरूरी। नई भर्ती करने, आम आदमी को सुविधाएं देने के लिए प्रावधान है। कोई नया कर या उसका कोई बोझ जनता पर दिखाई नहीं पड़ता, जो कि कोरोना काल के बाद जनता को एक बड़ी राहत के तौर पर बताया गया। शिवराज सरकार के आत्मनिर्भर बजट पर हम आगे चर्चा करेंगे, समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 44 पेज के अपने बजट भाषण 90 मिनट में पढ़कर सुनाया। भाषण की शुरुआत उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ से की। इस सुअवसर के लिए मैं मंदसौर में विराजित भगवान पशुपतिनाथ के श्री चरणों का स्मरण करता हूँ और फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को केंद्र में रखकर सिलसिलेवार तरीके से अगले 1 साल का रोड मैप बताया। वित्त मंत्री के मुताबिक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का ताना बाना 4 स्तंभों के इर्द गिर्द है। भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, सुशासन। बजट में अलग अलग विभागों को जो बजट दिया गया है वो इस प्रकार है। लोक निर्माण विभाग को 7,341 करोड़ रुपए, जल संसाधन विभाग को 6,436 करोड़ रुपए, नर्मदा घाटी विकास विभाग को 3,680 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग को 5,728 करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 44,152 करोड़, शिक्षा विभाग के लिए 40,958 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग को 15,622 करोड़ रुपए, कृषि क्षेत्र को 35,352 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का दावा है कि ये बजट प्रदेश को आगे ले जाने वाला होगा। हमने पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। कुल मिला के ये मध्य प्रदेश को तेज गति से आत्मनिर्भरता की तरफ उन सब की व्यवस्था की है। और इस बजट के बारे में अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का ये बजट है जो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को ध्यान में रख करके बजट प्रस्तुत किया गया है और 2,41,375 करोड़ का ये बजट है। मुझे लगता है कि कोरोना संकट के बाद इतनी सारी कठिन परिस्थितियां, अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ाई हुई, उसमें यह बजट जनता का विश्वास पैदा करेगी। बजट में नया टैक्स नहीं लगाकर सरकार ने लोगों को राहत दी है। इस बजट में कई नई योजनाओं की घोषणाओं के साथ साथ सभी इलाकों का भी ध्यान रखा गया है। जैसे ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत 33 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की योजना है। 15 किलोमीटर के दायरे में सर्व सुविधा युक्त स्कूल हो, इसके लिए सीएम राइज योजना शुरू की जाएगी। बैतूल, उमरिया, बालाघाट, झाबुआ, धार में छात्र छात्राओं को घर से स्कूल लाने की योजना शुरू होगी। खगोल विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जबलपुर में नया सेंटर खोला जाएगा। श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर, सिवनी में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और ग्वालियर में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर खोलने की बात हो रही है। भोपाल मेडिकल कॉलेज की क्षमता 1500 बिस्तर और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की क्षमता 1000 बिस्तर की होगी। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में फाइटोसैनिटरी लैब शुरू होगी। स्मार्ट सिटी योजना में चुने गए शहरों को 900 करोड़ रुपए मिलेंगे। भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए 262 करोड़ का प्रावधान है। भोपाल में पुलिस कर्मी और उनके परिवार वालों के लिए पुलिस चिकित्सालय शुरू किया जाएगा। पन्ना में डायमंड म्यूजियम शुरू करने की योजना है। शिवराज सरकार के इस बजट में इस साल होने वाले निकाय चुनाव का भी ध्यान रखा गया है और यही वजह है कि भोपाल इंदौर मेट्रो के अलावा शहरी क्षेत्र को लेकर काफी घोषणाएं की गई है। नवीन सिंह और विवेक पटैया के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24।
और हमारे साथ इस वक्त दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, दो विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं जो प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ आम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और सरकार के विजन, इन सबको बखूबी जानते समझते। ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर शैलेश चौबे साहब हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। सकलेचा जी, पहले आज आप ही से सवाल पूछते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसका सर्वाधिक बार जिक्र हुआ, इसे मूल लक्ष्य बताया गया सरकार के इस बजट का, किस तरह देखते हैं इस? देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के तुरंत अगले दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया। संकल्प के अनुसार उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को सुधारने पे पहली बार ऐसी बड़ी योजना बनाई, जिसमें प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हर तहसील में सरकारी स्कूल खोलने का संकल्प लिया। क्योंकि जब हमारा नौजवान अच्छा शिक्षित होगा तो तरक्की अपने आप बढ़ेगी। दूसरा, उनने सबसे महत्वपूर्ण कदम जो उठाया, हर घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पीने का पानी, ताकि बीमारी कम हो, व्यवस्था सुधरे। तीसरा, उन्होंने बहुत क्लियर गाइडलाइन दी, पहली बार इतने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोले, उन मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बहुत ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा। स्टेट का पैसा जो बाहर जा रहा था इलाज के लिए, वो सब खत्म होगा। चौथा, इसके बाद जो बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जैसे उनने 1 रुपए का भी नया टैक्स नहीं लगाया बजट में, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता तकलीफ में है। उसके बाद उन्होंने MSME का बहुत बड़ा टारगेट लिया। हम आज ही मुझे नए 11 क्लस्टर केंद्र सरकार से स्वीकृति मिली। 11 में से 9 जिलों में अलग अलग जगह तकरीबन काफी बड़ा फंड हमें उसका मिला। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले सप्ताह ही फर्नीचर क्लस्टर, टॉय क्लस्टर, ऐसे क्लस्टर स्वीकृत किए। मैं आपको एक ही क्लस्टर के बारे में अगर बताऊं तो केवल फर्नीचर क्लस्टर में 12,000 नए रोजगार का एक शहर में सृजन होगा। 12,000 करोड़ का सृजन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, हमारे साथ में डॉक्टर शैलेश चौबे साहब। ऐसे ही टॉय क्लस्टर है जी, वहां पे भी टॉय क्लस्टर में 3,000 लोगों का नया रोजगार से इस केंद्र सरकार के स्वीकृत क्लस्टर से। क्योंकि मैं एक लाइन कहना चाहता हूं जी कि कृषि में प्रति एकड़ एक आदमी का एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर मैं लार्ज इंडस्ट्री में देखूं तो 3 या 4 आदमी का, लेकिन MSME में सबसे ज़्यादा 50 से 70 आदमियों का 1 एकड़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और आज अब सड़क, बिजली, पानी के बाद सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज है हमारे नौजवानों को रोजगार देने का। उसके प्रति सरकार का इतना जागरूक होना और उसके लिए फंड का प्रोविजन करना सबसे बड़ी बात है। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जी, चौबे जी, आप सुन रहे होंगे सारी बातों को, और साथ साथ आपने बजट को भी देखा होगा। इस चुनौतीपूर्ण समय में एक तो कोई नया कर नहीं, पुराने कर में कोई इजाफा नहीं। ये सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया, वित्त मंत्री जी ने दोहराया, और ये कहा कि आत्मनिर्भरता की तरफ ये प्रदेश को ले जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया? मेरी दृष्टि में यह चुनौतीपूर्ण समय में प्रस्तुत किया गया सर्वाधिक अच्छा बजट कहा जा सकता है। जी, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से अगर देखें तो उद्योगों की, कृषि के पर और सेवा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की बात इस बजट में करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि जो प्रयास सरकार कर सकती थी वो पिछले दिनों विधानसभा में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हम जान रहे हैं कि सरकार का राजस्व आय घटती जगह रही है, राजस्व घाटा बढ़ गया है। और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो केंद्र से मिलने वाले करों का हिस्सा हो या प्रदेश के अपने करों से प्राप्त होने वाली आय हो, इन सभी में कमी हुई है।
इनको दृष्टिगत रखते हुए सरकार कोई बहुत बड़े कदम इस दिशा में आत्मनिर्भरता के लिए नहीं बढ़ा सकती थी, परंतु प्रदेश सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में, हम अर्थशास्त्र में उसे दो प्रकार से लेते हैं कि जो विनियोग किया जाता है वह दो प्रकार का होता है, एक एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरा इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होता है जी। और प्रदेश सरकार ने ये दोनों प्रकार का इन्वेस्टमेंट चिकित्सा के क्षेत्र में किया है। तो कोरोना जैसी महामारी का न केवल हम आज सामना करने की स्थिति में हैं, बल्कि भविष्य में भी किसी भी प्रकार की बीमारी का हम मुकाबला करने में समर्थ हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी आत्मनिर्भरता है। प्रदेश में अगर हम चिकित्सा की सुविधा सामान्य जनों तक उपलब्ध करा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा, सबसे बड़ी सफलता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसके अतिरिक्त यह बजट सामाजिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाला बजट है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजों को पर्याप्त ध्यान दिया गया है। जहां बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया है, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जो न केवल प्रदेश के विकास के लिए बल्कि दूरगामी परिणाम देने वाले होते हैं, जिनसे न केवल हम आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करते हैं। जैसे सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है, सुखद अनुभूति होती है जब यह मालूम होता है कि रीवा के सोलर मेगा पावर प्रोजेक्ट से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चल रही है। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। परंतु इस प्रकार के जो प्रयास होते हैं, इनका लाभ कुछ समय बाद मिलता है और अर्थशास्त्र में इस प्रकार की परियोजनाओं का क्रियान्वयन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस महामारी के दौर में भी वित्त मंत्री ने यह प्रयास किया है जो स्वागत योग्य है। यहाँ आपने एजुकेशन का जिक्र किया और जैसा मंत्री जी भी बता रहे थे कि यहाँ 9 नए मेडिकल कॉलेज की बात हो, स्कूलों में 24,000 से ज़्यादा टीचर्स की भर्ती की बात हो, या फिर आदिवासी ज़िलों में स्टूडेंट के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात हो, पहले जितने भी काम सरकार कर सकी थी एजुकेशन के फील्ड में, ये उनका अगला चरण भी दिखता है। सकलेचा साहब, एजुकेशन के बिना कोई प्रदेश या पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती। जी जी, देखिए, एजुकेशन पहले बेसिक की बात कर रहे थे हम, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। अब हम बात कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी का, इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन, हर तहसील में उस लेवल का स्कूल खुले। एक एक स्कूल पे 40 करोड़ रुपया सरकार खर्च करने की मानसिकता में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज की शुरुआत है। ये समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने की बात है। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज, आप देखिए, एक मेडिकल कॉलेज कम से कम 3,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार भी देता है, साथ में स्टेट का पैसा दूसरे राज्यों में जाने से भी रोकता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे प्रदेश के निवासियों को और अच्छी क्वालिटी का बीमारी से तुरंत इलाज से और समय पे इलाज से उसके जीवन की स्तर के सुधार की भी बात करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। और सबसे बड़ा इनके साथ ही एमएसएमई का बहुत बड़ा इस बार काम हुआ है। 11 क्लस्टर एक साथ, कुल आज मेरा ख्याल है केंद्र सरकार ने 40 क्लस्टर किए, उसमें से चौथाई 1/4 केवल मध्य प्रदेश के क्लस्टर है। ये अपने आप में बड़ी बात है। उस क्लस्टर के माध्यम से कितने रोजगार सृजन होंगे, कितना पैसा आएगा, और रोजगार के साथ ही स्टेट के जीएसटी या टैक्स का जो कलेक्शन बढ़ेगा। केवल इंदौर का फर्नीचर क्लस्टर बात कर रहा है 5,000 करोड़ का टर्नओवर एक्स्ट्रा। 5,000 करोड़ का टर्नओवर का मतलब 400-500 करोड़ का एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू, और ऐसे 11 क्लस्टर हमारे पास आ भी आए हैं। तो वी आर गोइंग अहेड विद अ वेरी वेरी बैलेंस्ड बजट, जहां शिक्षा भी है, जहां स्वास्थ्य भी है, जहां जॉब भी है, रोजगार भी है, जहां सड़कों पे भी खूब पैसा दिया। तो पेयजल के लिए मुख्यमंत्री का संकल्प के अगले 3 वर्षों में हर घर तक पानी पहुंचाना। बात कितनी अजीब लगती है, छोटी सी लगती है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है।
आप याद करिए जब 24 घंटे हर घर में बिजली देने की बात करी थी, लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई थी, लेकिन हमने वो सफलता पूर्वक करके दिखाया है। ऐसे ही हम पानी का भी हर घर तक पानी पहुंचाएंगे, नल का हर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेगी, हर घर में बच्चों को बेस्ट शिक्षा मिलने का मौका मिलेगा, रोजगार का मौका मिलेगा। बजट यही तो है कि आपका बजट सर्वगुण संपन्न, सभी का बैलेंस को ध्यान में रखते हुए हो। इसी को मैं ध्यान रखते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि वित्त मंत्री जी को मैं वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो जुनून है, अपने जनता को भगवान मानते हुए उनकी सेवा करने का, उसका सबसे अच्छा परिचायक ये बजट ही है। जी चलिए, दो और बातें हैं। एक है महिलाओं के लिए, जिनमें सुविधा, सुरक्षा दोनों का और साथ ही साथ रोजगार का, तीनों का विकल्प इस बजट में दिखाई पड़ा। चौबे जी, जैसे आप अभी देश और दुनिया की आर्थिक स्थिति, कोरोना काल के बाद की परिस्थिति दोनों को समझते हैं, प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो, कई मामलों में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन पुरानी योजनाएं और नए आने वाले समय की चुनौतियां, इसको कैसे बैलेंस आप इस बजट में पाते हैं? आप जब बजट की बात करते हैं तो वर्तमान बजट पर दृष्टि डालने से पूर्व हमें दो और चीजें देखनी होती हैं कि पिछले बजट में किए गए प्रावधानों में पुनरीक्षित बजट क्या था और वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या थी। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आज वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट न केवल संतुलित बल्कि विकासोन्मुख बजट कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सामाजिक क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश, कम से कम दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसमें मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ था। एक, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, यह राष्ट्रीय औसत से अधिक था। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यह भी राष्ट्रीय औसत से अधिक था और इन दोनों की दिशा में काम करने की हमें आवश्यकता थी। वित्त मंत्री ने इन दोनों को, क्योंकि पहले से भी एक मुख्यमंत्री जननी कल्याण योजना के द्वारा हम महिलाओं को ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों के पोषण के लिए पोषण मटका एक नई योजना जो आरंभ की है, इससे हम नवजात शिशुओं को न केवल मृत्यु से बचा पाएंगे बल्कि उनको पोषित आहार उपलब्ध कराने की दृष्टि में सफल हो सकते हैं। और सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में केवल यही दो कमियां थीं जिसको इस बजट में पूरा कर दिया गया, उनको दूर किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम ये देखें कि बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री जी ने कहा भी है कि ईज ऑफ डूइंग में हम भारत में चौथे रैंक पर आए हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि अगर हमारी प्रशासनिक मशीनरी इस प्रकार की है, यहां बिजनेस करने के लिए सुविधाएं हैं, तो निश्चित रूप से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही एक और प्रावधान जो कि अगर नया उद्योग लगाना चाहते हैं, उस उद्योग को लगाने के लिए अधिकतम 30 दिनों में सारी कागजों की खानापूर्ति संभव हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो उद्योगों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश के पास पर्याप्त संभावनाएं हैं। साथ ही शिक्षा, जिसमें महिलाओं की बात आपने की कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से महिला थाना, और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। साथ ही अभी भी प्रदेश में 40% महिलाएं निरक्षर हैं। हमारे पास 69% जो साक्षरता का स्तर है, सरकार के प्रयासों के बावजूद भी हम महिला शिक्षा में उतने आगे नहीं हैं। परंतु यह निरक्षरता कागजों पर दिखाई देती है, इसलिए क्योंकि हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन को देखते हैं। शहरों में महिला साक्षरता लगातार बढ़ रही है। छात्राओं की संख्या, खासतौर से हायर एजुकेशन में भी जी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और शिक्षा की दृष्टि से नए स्कूल खोलना,
स्कूलों को तकनीकी दृष्टि से अपग्रेड करना और अपग्रेड करने के साथ छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने के लिए व्यवस्थाएं करना, और उससे भी बड़ा काम जो है वह योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना। और सरकार ने यह पहली बार ऐसा किया है कि 24,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यह स्वागत योग्य तो है ही, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य जहां आधारभूत सुविधाओं के साथ तो जुड़ा ही है। जी जी। क्योंकि स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, उनमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जो सरकार ने भी किया है। डिजिटल लर्निंग के लिए स्मार्ट क्लास, ये सारी चीजें की हैं। साथ ही साथ योग्य शिक्षक ही शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, और नए शिक्षकों की भर्ती के माध्यम से इस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि हम शिक्षा को न केवल दूसरे प्रदेशों के बराबर ला सकते हैं, बल्कि भविष्य में अपने प्रदेश के शिक्षा हेतु दूसरे प्रदेशों के बच्चों को भी आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं। जी, एक अंतिम बिंदु पर एक रिएक्शन मुझे लेना है बड़ी तेजी से छात्र योजना सकलेचा साहब का। सकलेचा जी, 3 ऐसे पॉइंट हैं। एक तो जल जीवन मिशन के तहत आप घर घर में पानी पहुंचाएं, स्वच्छ पेयजल, हर जिले में महिला थाना सुरक्षा के लिहाज से, और राशन दुकानों में 33% महिलाएं चलाएंगी। ये प्रावधान आधी आबादी के लिहाज से सरकार के संकल्प को दर्शाते हैं। संक्षेप में कमेंट करिएगा। नहीं, ये तो है ही। इसके साथ 2 और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि मेरे पास समय जितना आप दे रहे हैं उसमें मैं अपनी बातें ज्यादा करना चाहूंगा जी। महिलाओं के रोजगार के लिए स्कूलों की यूनिफॉर्म का काम 200 करोड़ का महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया, और अगले साल भी दे रहे हैं। ऐसे ही हम जितना पैसा वापिस महिलाओं के ऊपर लगा रहे हैं, ये डबल रिटर्न देता है। बस इन्वेस्टमेंट का टाइम है, क्योंकि जिस प्रदेश की महिलाएं अच्छी, सुरक्षित और पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी, वहां का पूरा परिवार का रहन सहन, सोच और भविष्य बदलेगा। तो पहले हमारा पिछले 15 सालों का टारगेट था बिजली, सड़क, पानी। ये बात अलग है कि अभी भी हमने बिजली का, सड़क का, पानी का, सबका बजट बढ़ाया, लेकिन साथ में अब हमने शिक्षा का स्तर पे बहुत गंभीरता से सोचा, और 40-40 करोड़ के तहसील स्तर पे स्कूल बनाने का सोचा। ठीक बात है। वहाँ भाषाओं का अंग्रेजी से लेके उसको ग्रामीण सेक्टर में भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। जब मैं बात करूं दूसरी कि महिलाओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी में, कल ही नीमच में परसों 3 थानों का उद्घाटन हुआ। थाने जो हमने जाके देखे जिस तरीके से सुसज्जित थे, और मेरा वहां पे जब चर्चा में कहा तो मैंने कहा थाने में आदमी जब बहुत परेशान होके मजबूर होता है, जी जी, सब तरफ से पीड़ित होता है, तो आता है शिकायत लेके, और वहां अगर अच्छा वातावरण मिल जाए, उसे ठंडा पीने का पानी मिल जाए और अच्छी जगह उसे बिठा दिया जाए, तो आधे विवाद वहां खत्म हो सकते हैं। ठीक है, और इसी दिशा में मंत्री जी ये तमाम पहल दिखाई पड़ती है। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की थोड़ी लिमिटेशन थी, वरना और इस चर्चा को विस्तार हम देते, लेकिन इतना तय है कि जो सरकार का संकल्प है वो कम से कम बजट के प्रावधानों में दिखाई पड़ता है। अब बात इंप्लीमेंटेशन की है। जितनी ईमानदारी से स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन होगा, जमीन पर उतना ही बेहतर नतीजा और आत्मनिर्भर प्रदेश दिखाई पड़ेगा। आप दोनों का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।